बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और हमने कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से देखा था कि हाउ वी कैन क्रिएट अ कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सेकेंडली हमने ये भी देखा था कि हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं इफ वी हैव अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एंड देन वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉर्मल कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन that is called as a normal distribution. So अगर हम quickly normal distribution को दोबारा से review कर लें, as you know that कि normal distribution जो है वो symmetrical curve होती है, okay, that is look like a bell curve, okay, जिसको हम Gaussian distribution भी कहते हैं, that is the name of the person who developed this particular distribution. So आपके पास जो normal distribution है that is exactly a symmetrical curve. ओके और सिमेट्रिकल कर्व के साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि इसकी जो रेंज होती है वो -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है. सो दैट इज अ एक्स एक्सिस. सो व्हिच मीन इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन हमने डिस्कस किया था दैट वाज f of x 1 over sigma, that is a standard deviation square root of 2 pi e power -1 over 2 x minus mu over sigma whole square, and with the range of x from -∞ to infinity. मीन x हमारा नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है और ये कॉन्टिन्यूस है with the range of -∞ to positive infinity हमारे पास है. सेकेंडली यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और सिमेट्रिकल कर्व है तो आपके पास जो सेंटर में जो पैरामीटर लाई कर रहा होगा दैट इज म्यू. सो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स है, वन इज म्यू एंड अदर इज स्टैंडर्ड डेविएशन. सो आपका जो लोकेशनल पैरामीटर है दैट इज द म्यू है, मीन है जो कि सेंटर में लाई कर रहा होता है, जबकि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज अ शेप पैरामीटर, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप के ऊपर इफेक्ट आएगा. और हमने कहा था कि जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज होगा सो दैट मीन आपकी डेटा पॉइंट्स का फ्रॉम द मीन जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाएगा. जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा ऑब्वियसली ये वाली कर्व आपकी मीन वैल्यू के करीब आना स्टार्ट हो जाएगी. सो दैट इज बेसिकली कि आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से बिहेव कर रहा होता है. सो ऑब्वियसली जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा कर्व उस तरह इतनी फ्लैट होती चली जाएगी और वाइडर होती चली जाएगी फ्रॉम द मीन वैल्यू, और जैसे जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा ये स्क्यूज होती चली जाएगी टुवर्ड्स द मीन वैल्यू. Okay, so these are the two main parameters. Secondly, हमने जैसे पढ़ा था कि the sum of probability is always equal to 1. So continuous में हम उसको कैसे लिखते थे, जैसे normal distribution की जो range है from -∞ to positive infinity, f of x that mean the density function of the normal distribution into d of x must be equal to 1 होना चाहिए. So which mean अगर हम इसको integrate करें from -∞ to positive infinity, we will get the answer 1. Okay, so due to the symmetrical nature आपके पास जो left and right hand side जो area होता है that is equal to 50-50%, which mean 0.5 area lie कर रहा होता है. और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था क्योंकि ड्यू टू हैविंग अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम क्या करते हैं बजाय इसके कि हम डायरेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए जो हम हेल्प लेते हैं वो हम लेते हैं जी z स्कोर की. सो दैट z इज इक्वल टू बेसिकली x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, where x is a normal random variable, mu and sigma are the parameters of the normal distribution, और जो z है इसको अब हम कहेंगे this is a standard normal random variable. So this is a standard normal random variable. So in a standard normal distribution आपके पास जो mean और variance है या mean और standard deviation जो है वो किसके बराबर होता है. So whatever the mean in the normal distribution, in the actual normal distribution, and what is the standard deviation in the actual normal distribution, बट इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन हमेशा जो है वो 0 के बराबर होगा. सो विच मीन हम यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, सो दिस इज एक्स एक्सिस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम जेड एक्सिस जो है वो उसको स्केच कर लेंगे और यहाँ पे जो z की वैल्यू होगी कॉरस्पॉन्डिंग जो म्यू 0 होगी, और व्हाटएवर द x इज उसके अगेंस्ट हम z की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो विच मीन मीन हमेशा 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होगा इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो हम फिर क्या करते हैं, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हुए
हम probabilities कैलकुलेट करते हैं. So let's see कि हम सबसे पहले how we can convert this normal distribution function into a standard. So उसको मैं लिख लेता हूँ जी phi of z से, okay? क्योंकि अब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. So 1 over sigma 1 के बराबर है, so this is square root of 2 pi e power minus 1 over 2, और ये this entire thing is equal to a standard normal random variable which is equal to z whole square, right? So this is basically a standard normal distribution function हमारे पास create हो जाएगा. अब हम करेंगे बेसिकली ये कि हम बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की हेल्प से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ओके? और इसके लिए भी हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है. मीन इस फंक्शन को भी हमें जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी टेबल्स अवेलेबल हैं. हम उन टेबल्स की हेल्प के जरिए इनकी इसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन एरियाज फाइंड आउट कर सकते हैं, okay? And that table which we are going to use is called as area under the standard normal curve table. So different books जो है वो different तरह के tables use करते हैं. So generally दो तरह के table इस्तेमाल किए जाते हैं. One is area under the standard normal curve table, another is a cumulative table. So right now जो मैं table use करूँ that is a area under the standard normal curve table. Okay जी. So अब हम again वापस आ जाते हैं how we can use the normal distribution to solve the problem. So like जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि first of all अगर हम बिल्कुल raw के एंगल में बात करें कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो डेटा है वो क्या वाकई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, तो उसके लिए हमने कहा था कि हम डिस्क्रिप्टिव अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि अभी तक हमने डिस्कस की है. दैट इज कि वी कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम फ्रॉम द डेटा, ओके? सो हम डेटा का जो है वो हिस्टोग्राम क्रिएट करेंगे. अगर आपके डेटा की जो शेप है दैट इज लुक लाइक अ बेल कर्व और अ सिमेट्रिकल कर्व जिसमें हमें पता है कि मीन मीडियन मॉड इक्वल होते हैं. सो हम ये कह सकते हैं कि वहां से हाइपोथेसाइज कर सकते हैं कि आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. बट इन फ्यूचर लेक्चर्स जो है वो हम इसके कुछ सोफिस्टिकेटेड मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे कि जैसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है या नहीं, या कोई अदर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है. So, उसके डिफरेंट तरीके कार है, बट ये हम लेटरली डिस्कस करेंगे. फिलहाल यू कैन ड्रॉ द हिस्टोग्राम एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई या आप हाइपोथेसाइज कर सकते हो कि ओके इट लुक लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट. बाय द वे यहाँ पे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं इसमें हमें जो प्रॉब्लम गिवन है वो हमें दिया गया है कि ड्यूरेबिलिटी इज वन ऑफ द क्वालिटी फीचर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ओके? और उसमें हमें वो कह रहा है कि जो एवरेज लाइफ जो है of electronic bulb is a normally distributed. So that means हमने उनके लाइफ स्पैन का जो है वो डेटा लिया और उसका हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया and we find that it is look like a normal distribution. और अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस डेटा का जो मीन है दैट इज बेसिकली वी आर सेइंग व्हिच इज इक्वल टू 30, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है व्हिच इज इक्वल टू 2.5 आवर्स है हमारे पास, ओके? सो दिस इज इन आवर्स, दिस इज इन आवर्स, ओके? सो यहाँ पे हमारे पास ए पार्ट में वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी बल्ब्स वुड यू एक्सपेक्ट विद वुड अटेन द लाइफ बिटवीन, ओके, if a lot comprises of 100 bulbs. So सबसे पहले तो हमने probability calculate करनी है between the lifespan of, so अगर मैं normal distribution draw करूँ, okay, so if this is a normal distribution where mu is equal to 30, okay, और हमें जो probability निकालनी है वो between 27 to 33 मुझे probability निकालनी है. So this probability I want to calculate. So mathematically how we can write down that is would be from 27 to 33 मुझे जो है वो probability निकालनी है. So जैसे हमने previous lecture के अंदर में डिस्कस किया था इन continuous ये वाली इक्वालिटी जो साइन है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको आप यूं भी लिख सकते हो या फिर यूं भी लिख सकते हो. सो एक ही बात कहलाएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूस में इक्वालिटी साइन की इंपॉर्टेंस नहीं होती कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की सेंस के अंदर, ओके? सो अब हमें इनके बिटवीन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. सो इनके बिटवीन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले z स्कोर कैलकुलेट करेंगे. सो एज वी नो दैट कि अगेंस्ट द x एक्सिस या मीन के अगेंस्ट z की वैल्यू क्या होती है जी, दैट इज इक्वल टू 0. सो मुझे 27 के अगेंस्ट z की वैल्यू चाहिए, मुझे 33 के अगेंस्ट z की वैल्यू चाहिए. सो दिस वुड बी कॉल्ड एज z1, दिस वुड बी कॉल्ड एज z2. So Z1 हम कैसे निकाल रहे हैं? So Z1 would be equal to x1 minus mu over sigma. So मेरे पास जो है वो
ये क्या आ जाएगा जी, x1 is 27 minus 30 डिवाइडेड बाय आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल टू 2.5। सो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, 3 डिवाइडेड बाय 2.5। ओके, सो 3 डिवाइडेड बाय 2.5 आपके पास आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, राइट। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है दैट इज इक्वल टू, so the exact value basically we are getting that is 1.220, you can say that. Okay, similarly if we are going to calculate against the value of 33 that is z2, so which would be equal to x2 minus mu divided by sigma is equal to 33. Okay, so this would be in minus, okay, because we have minus 3. So 33 minus 30 divided by 2.5, so we will get positive 1.20. अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हम एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व टेबल के अकॉर्डिंगली z टेबल के अंदर z की वैल्यू को देखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जब आप z की वैल्यू देख रहे होगे तो आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना व्हाइल वी आर यूजिंग एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल। और हमने बेसिकली क्योंकि ये इंटायर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, सो विच मीन जब हम 1.2 को 0 में देखेंगे, सो बेसिकली दिस इज अगेंस्ट द 27, सो ये मैं 27 से लेके 30 का दरमियानी एरिया बता रहा हूँ। ओके, सिमिलरली 1.20 ये वाला जो है वो बेसिकली हमें 33 से 30 का दरमियानी एरिया बता रहा होगा। सो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों एरियाज को अगर हम जमा कर दें वी विल गेट द आंसर। सो लेट्स सी द रिजल्ट, हमारे पास वो रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। फिलहाल जो है वो अगर हम टेबल देखें दैट इज 1.20, ओके, अगेंस्ट 0 सो वी आर गेटिंग 0.3849। सो मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.3849 हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है। सो लेट मी राइट इट, 0.3849। Okay, so this area is basically equal to this one, as well as क्योंकि same है symmetrical distance के point of view से mean 33 और 27 same है, so इसका आंसर भी 0.38 आपके पास 0.3849 ही आएगा, right? So अगर हमारे पास जो है वो अगर हम इन दोनों को जमा कर लें that is equal to आपके पास आ जाएगा जी 0.3849 plus 0.3849, so we will get 0.7698, right? So that mean हम यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं कि 76.98% जो बल्ब की लाइफ है या ड्यूरेबिलिटी है that will be life between 27 to 33 hours. Okay, अब वो हमें ये कह रहे हैं कि how many bulb would you expect? So out of 100 lot कितने बल्ब जो है वो इसके अंदर लाए करेंगे। सो सिंपली हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। सो दैट मीन अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 76 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली। सो दैट वुड बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 76.98 और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 77। सो लेट्स से अगर हम होल नंबर्स में बात करें सो अप्रोक्सीमेटली 77 बल्ब जो है वो इस लाइफ उनकी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी आउट ऑफ 100। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें बी पार्ट में अंदर, सो यहाँ पे हमने 500 बल्ब के अगेंस्ट निकाला है, सो दैट मीन इन द एंड जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट जो प्रॉब्लम हमने कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे वो कह रहा है वुड अटेन अ लाइफ मोर देन 32, सो विच मीन हमने इस बी पार्ट के अकॉर्डिंगली जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज x इज ग्रेटर देन 32 मुझे कैलकुलेट करनी। ओके, सो अगर मैं लेट मी क्लियर दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हमारे पास जो है जो बी पार्ट है उसमें हमें अगेन म्यू जो है वो गिवन है 30, स्टैंडर्ड डेविएशन है विच इज 2.5। सो हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है मोर देन 32। दिस वन प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। सो अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं सो मेरे पास म्यू क्या आ गया जी 30, सो 32, सो दिस प्रोबेबिलिटी वी वांट टू कैलकुलेट। सो अगेन हम क्या करेंगे, हम zx जो है वो निकालेंगे। सो यहाँ पे z वैल्यू इज 0,
सो इसके अगेंस्ट z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, we will write down the formula of that is equal to basically x minus mu over sigma, so which is equal to 32 minus 30 divided by 2.5. So 2 divided by 2.5 we will get, which is equal to 0.08. okay. अब हमने करना है कि हम अगेन 0.0 को 8 में देखेंगे, तो वो एरिया जो हमारे पास आएगा या जिसको हम कह लेंगे वो प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आएगी z टेबल में, वो लाई कर रही होगी बिटवीन 30 to 32, राइट. सो लेट्स सी द टेबल व्हिच इज 0.08. so 0.0 and then we are going to see 8, which is equal to 0.0319. okay. सो हमारे पास आंसर आ गया जी 0.0319. सो दैट इज बेसिकली द आंसर हमारे पास जो z टेबल से आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, वी नो दैट कि वन साइड ऑफ द एरिया जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है विच इज इक्वल टू 0.5. सो अगर मैं 0.5 में से इसको माइनस करूंगा, सो आई विल गेट द आंसर ऑफ दिस वन. सो 0.5 माइनस 0.0319. सो जो भी रिजल्टिंग वैल्यू आ रही है दैट इज बेसिकली हमारे पास आंसर आ रहा होगा कि हमारे पास कि मोर देन 32 जो बल्ब्स हैं वो उनकी कितने परसेंटेज ऑफ जो बल्ब्स हैं जिनकी लाइफ मोर देन 32 आवर्स होगी. सो उस आंसर को अगर हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट द नंबर ऑफ बल्ब्स. ओके. सो आई होप दिस इज आल्सो क्लियर. So you know you need to calculate the C part by yourself, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है less than 27 है. Okay, so which mean हमारे पास जो normal distribution बन जाएगी, so this is 30, this is 27, so हमें ये वाली probability calculate करनी है. So इसको खुद से जो है वो try कीजिएगा. Okay जी, फिलहाल मुझे इसको remove करने दीजिएगा. Okay. So let's see the question number 4 के point of view से. Okay, so question number 4 जो है इसमें हमारे पास क्या है, again from the normal distribution वो कह रहे हैं the outside diameter of the part used in a gear assembly is known to be a normal distribution. So again we have given the mu, okay, which is equal to 40. We have given the standard deviation 2.5. okay, और वो हमें कह रहे हैं the specification on a diameter. So हमारे पास वो कह रहे हैं जो diameter की specification given है that is 36 to 45, which means that the part diameter is 36 mm or 45 mm are considered are acceptable. So that means कि अगर आपके पास जो है वो diameter of a gear जो है that is lie between 36 to 45. So अगर इसके दरमियान में लाई करेगा आपके प्रोडक्ट का diameter that is a gear, so वो acceptable होगा, otherwise वो acceptable नहीं है. So that means less than 36 are not acceptable, greater than 45 are not acceptable. और वो हमें ये कह रहे हैं कि the unit cost of a rework is this one and scrap is this one. If the daily production is this one, what is the total cost of scrap and rework? So यहाँ पे उसने हमें ये नहीं बताया कि कौन सा एरिया स्क्रैप है कौन सा रीवर्क है. So let me consider as कि अगर हमारे पास गियर जो है वो greater than 45 बन जाए, so that would be considered as a scrap. Okay, okay, this part is could be, so that means probability of x is greater than 45. अगर उसका हमारे पास डाया आ जाता है, so हम कहेंगे कि ये स्क्रैप है. So हम सबसे पहले तो ये वाली probability निकालेंगे. उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हमने this area is called as rework हम consider कर रहे हैं. So that is indicating कि अगर आपके पास जो है वो diameter less than 36 है, so that would be considered as a rework. So अब हमने करना है कि again the same thing is कि हम 36 के अगेंस्ट z की वैल्यू निकालेंगे, 45 के अगेंस्ट z की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टेबल. सो हमने 36 के अगेंस्ट z1 की वैल्यू आई होगी, उससे हमारे पास एरिया आ जाएगा. 45 के अगेंस्ट z की वैल्यू आई होगी, उसके अगेंस्ट हमारा एरिया आ जाएगा. ओके, अब हमने क्योंकि रीवर्क निकालना है, so that mean again we know that one side of the normal curve is equal to 0.5. so 0.5 में से हम इस एरिया को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 से लेस देन वाला एरिया आ जाएगा. so that is the probability of rework. Similarly again जब हमने 45 से ग्रेटर देन का एरिया निकालना है, again we know that
the one side of the normal curve is equal to 0.5. So हम 0.5 में से क्या करेंगे, जो ये वाला एरिया आया होगा z के अगेंस्ट, उसमें 0.5 में से माइनस करेंगे, सो हमारे पास ग्रेटर देन 45 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास उसने रीवर्क की कॉस्ट दी हुई है, हमें टोटल प्रोडक्शन दी हुई है। सो जो आपके पास आंसर आ रहा होगा x इज लेस देन और इक्वल टू 36 का, जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आ रहा होगा, उसको हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2000 बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग 2000 यूनिट, मल्टीप्लाई बाय रीवर्क कॉस्ट दैट इज 0.2, तो हमारे पास टोटल रीवर्क कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे स्क्रैप कॉस्ट निकालनी है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 45 आंसर आएगा, हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से एंड देन मल्टीप्लाई बाय विद द स्क्रैप कॉस्ट पर यूनिट। सो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सो वी विल गेट द आंसर ऑफ स्क्रैप। इफ वी सम देम, सो वी विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रीवर्क एज वेल एज स्क्रैप। सो मैं सी स्कोर वगैरह वो नहीं निकाल रहा, सो आई होप आपको क्लियर हो गया, आपने वो मल्टीपल क्वेश्चंस में कर लिए। सो मैं क्विकली क्वेश्चंस को जस्ट जो है वो गो थ्रू कर रहा हूँ कि हमने करना है। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, तो इसमें वो हमें कह रहा है द स्पेसिफिकेशन ऑफ द थिकनेस। सो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकेशन गिवन है, राइट, एंड देन वी हैव गिवन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगेन वो हमें कह रहे हैं कि जी कॉस्ट ऑफ रीवर्क गिवन है, कॉस्ट ऑफ स्क्रैप गिवन है, और हमें प्रोडक्शन यूनिट गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर ए में वो कह रहे हैं व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द वॉशर इज कन्फॉर्मिंग। ओके, सो सबसे पहले तो हमने proportion of conforming unit निकालना है प्लस स्क्रैप एंड रीवर्क निकालना है। सो अगेन उसने हमें नहीं बताया कि कौन सा पार्ट जो है वो रीवर्क है, कौन सा जो है वो स्क्रैप है। सो हम खुद से जो है वो अज्यूम कर लेंगे फिलहाल। सो दो हमें क्वेश्चंस ए पार्ट में दो बेसिकली पार्ट हैं, वन इज कंफॉर्मिंग प्रोपोर्शन निकालना और दूसरा में रीवर्क और स्क्रैप की कॉस्ट निकालना। सो प्रोपोर्शन ऑफ कंफॉर्मिंग हमारे पास कैसे निकाला जाएगा, सिंपली नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर लेंगे। मीन हमारे पास क्या है जी 0.98, so this is mean, okay, और लोअर स्पेसिफिकेशन क्या आ जाएगी 1 प्लस माइनस 0.04 है। सो माइनस करेंगे तो लोअर स्पेसिफिकेशन आ जाएगी 0.96 और प्लस करेंगे तो अपर स्पेसिफिकेशन आ जाएगी 1.04। सो इसका जो दरमियानी एरिया है दैट वुड बी कॉल्ड एज अ कंफॉर्मिंग पार्ट। ओके, सो वो यू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट, अगेन वी विल कैलकुलेट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू z1 z2 एंड देन हम उनके टेबल्स के अंदर उनकी वैल्यूज को देखेंगे। सो उन दोनों को जब हम जमा कर देंगे तो वो प्रोपोर्शन ऑफ कंफॉर्मिंग यूनिट को जो है वो कहलाएगा। इसी तरीके से जब हमने टोटल कॉस्ट ऑफ रीवर्क कैलकुलेट करना है, सो लेट्स से दिस इज अ रीवर्क पार्ट, दिस इज रीवर्क, जस्ट अज्यूमिंग दैट दिस इज द स्क्रैप पार्ट। ओके, और हमें जो लेस देन 0.96 की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे वो रीवर्क आएगा, उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, रीवर्क कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो टोटल रीवर्क कॉस्ट आ जाएगी। सिमिलरली स्क्रैप के लिए हमें क्या निकालना है, ग्रेटर देन 1.04 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, सो अगेन यू नो दैट कि हम इसके अगेंस्ट z की वैल्यू निकालेंगे और हम z की वैल्यू को देखेंगे 0.5 में से माइनस करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, और देन हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई बाय स्क्रैप कॉस्ट से। ओके, सो वो हमारे पास दिस थिंग आ जाएगी। सो बी एंड सी पार्ट को अगेन इसी तरीके से हम रिपीट करेंगे। सो इसको चेकआउट कीजिएगा कि हमारे पास इफेक्ट क्या आता है। सो मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे सी पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहे हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन इनिशियली था वो 0.02 था, अब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन रह गया 0.015। सो दैट मीन कि हमने अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर लिया। इम्प्रूव किस तरीके से कर लिया है कि अर्लियर जो वेरिएशन आ रही थी हमने इसको रिड्यूस कर दिया। सो ऑब्वियसली जब आपने उसको रिड्यूस की है तो यू विल ऑब्जर्व कि आपका जो कॉस्ट है वो भी बेहतर हो जाएगी, ऑल्दो कि आपका जो है वो मीन लेकिन डेविएट कर रहा है। मीन आपका पहले 0.98 था, अब 1 है। सो वी विल सी द आंसर। सो कंपेयर कीजिएगा कि यहाँ पे स्क्रैप कॉस्ट और रीवर्क क्या आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है। ओके, सो ऑल्सो डू बाय योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 6। सो हम इसको जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसको क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इनवर्स मेथड। ओके, सो अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं वो हमारे पास क्या थे, डायरेक्ट मेथड था। सो डायरेक्ट मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर रहे होते थे कि हम सिंपल जो है वो हमें x की वैल्यू गिवन होती थी, हम प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे होते थे।
लेट्स से इनवर्स मेथड के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी गिवन होगी बट हमें मे बी एक्स की वैल्यूज या हमें पैरामीटर की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम हमें कह रहे हैं कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया स्टूडेंट्स का जिसका मीन हमारे पास है 140, ओके, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 25, ओके, और हमें कह रहे हैं कि विद इन द इंटरवल हमें x1 और x2 के जो सेंटर एरिया वो 95% ऑफ द टेस्ट स्कोर है। सो विच मीन हमें x1 और x2 नहीं पता। सो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है और we know that कि mu is like center of the curve which is 140. So this is x1, okay, this is x2, okay, और इसका जो दरमियानी एरिया है तो सारे का सारा दरमियानी एरिया which is equal to 95%. In other sense, this is equal to 0.95. Okay, और हमें x1 और x2 कैलकुलेट करना है। As we know that कि this is a symmetrical curve, so symmetrical curve के अंदर मीन से equal distance के ऊपर x1 लाई कर रहा है, equal distance पे x2 लाई कर रहा है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये centered area है। So हम क्या करेंगे, हमें एरिया कैलकुलेट करना है बिटवीन म्यू टू x1 और म्यू टू x2, क्योंकि जो हम एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व टेबल देख रहे हैं उससे हमें z की वैल्यू बेसिकली अब हम निकाल रहे होंगे, तो उसके लिए हमें ये वाला एरिया रिक्वायर्ड होगा। सो सिंपली अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 0.4750, दिस इज आल्सो 0.4750। सो अब हम क्या करेंगे, इसको इस 0.475 को या इसको अगर हम जो है वो अगर z टेबल में देखेंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। राइट नाउ वी हैव टू चेक द z टेबल इन अ इनवर्स वे। ओके, अर्लियर हम क्या करते थे, हम जो z टेबल को चेक करते थे, लेट मी शो यू। ओके, सो z टेबल को जो हम देख रहे होते थे, हम यहाँ पे z की वैल्यू को ले रहे होते थे और ऊपर, और इधर से हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे। अब इनवर्स मेथड में हमें इन प्रोबेबिलिटीज में से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्हिच इज 0.4750, और उसके केस हमें z की वैल्यू निकालनी है। सो एज यू कैन सी दैट ये प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ओके, स्लाइटली एवरी टाइम इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं 0.4750 को जो है वो देखना चाहूँ, सो दैट वुड बी ओवर हियर, ओके। अगर आपको एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर नंबर ना मिले, राइट नाउ हमें ये एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है, सो अगर आपको वो एग्जैक्ट नंबर ना मिल रहा है तो आपने मोर नियरेस्ट नंबर, जो मोस्ट नियरेस्ट नंबर होगा उसको आपने ले लेना है। सो राइट नाउ मेरे पास ये एग्जैक्ट नंबर आ गया, सो इसके अगेंस्ट जी की वैल्यू क्या की 1.9 और ऊपर हमारे पास क्या आ गया 6, ओके। सो दैट मीन मेरे पास जो z की वैल्यू आ जाएगी, द z वैल्यू इज बेसिकली आपके पास z इज इक्वल टू 1.96। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि x1 के अगेंस्ट z जो है वो ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव में, सो z1 वुड बी -1.96 और x2 के अगेंस्ट क्या होगा z2, दैट वुड बी इक्वल टू पॉजिटिव 1.96। सो हमें x1 और x2 निकालना है। सो सबसे पहले x1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सो z की वैल्यू है -1.96, सो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो हमने निकालनी है, माइनस म्यू 140, सिग्मा हमारे पास 25 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डू द लीनियर ऑपरेशन, सो विच वुड बी इक्वल टू x1 माइनस 140, दैट इज इक्वल टू -1.96 मल्टीप्लाई बाय 25, और x1 क्या हो जाएगा, 140 उधर जाकर ऐड हो जाएगा, ओके, 140 माइनस दिस वन, सो यू विल गेट द आंसर ऑफ x1। सिमिलरली अब यहाँ से हमें x2 निकालना है, सो z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सो z2 क्या पॉजिटिव 1.96, x2 हमें निकालना है -140, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आपके पास क्या जी 25। अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x2। सो दिस इज द वे कि जिस तरीके से हम इनवर्स मेथड के जरिए हम अपनी वेरिएबल्स की वैल्यू को निकाल रहे हैं। मीन हमें एरिया गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, बट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द एक्सेस, और यू कैन से वेरिएबल्स की आंसर्स निकाल। ओके, अब इस मेथड के क्वेश्चन के अंदर वो हमें क्या कह रहे हैं कि हमें मीन गिवन है व्हिच इज 140, ओके, वी हैव गिवन द मीन 140, वी हैव गिवन द स्टैंडर्ड डेविएशन 25। वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर हमारे पास जो एरिया गिवन है वो हमें P35, दैट इज परसेंटाइल 35 हमें गिवन है।
सो परसेंटाइल 35 का मतलब क्या है कि दैट मीन x इज लेस देन और इक्वल टू x would be equal to 35%. ओके, सो विच मीन कि मुझे ये लेसर वाला एरिया दिया हुआ 35%। सो परसेंटाइल का मतलब क्या है कि हम अपने ओवरऑल कर्व को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। सो अगर मुझे एरिया ये शो करना है दैट वुड बी इक्वल टू दिस वन। ओके, दैट वुड बी इक्वल टू this one over here we have mu. So हमें पता है अप टू यहाँ तक ये 50% एरिया है। सो यहाँ पे कहीं पे कोई x होगा जिसके नीचे वाला एरिया जो है वो 35% लाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 35%। सो मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अगेन क्योंकि मुझे x की वैल्यू को निकालना है और x की वैल्यू को मैं निकालने के लिए मुझे z निकालना पड़ेगा। तो अब z निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये एरिया रिक्वायर्ड चाहिए। सो हमें इस एरिया का ऑलरेडी पता है और हमें इस एरिया का भी ऑलरेडी पता है। सो ये वाला एरिया किसके बराबर है? 0.5 के, और ये वाला एरिया किसके बराबर है? 0.35 के। सो अगर मैं 0.5 में से इसको माइनस कर दूं, ये क्या आ जाएगा? 0.1500। सो दैट मीन अब हमने 0.1500 को z टेबल में इनवर्स मेथड से देखना है। सो अगर मैं z टेबल में देखूं, सो मेरे पास 0.1500, सो व्हिच वुड बी इक्वल टू that is equal to this one. So यहाँ पे मेरे पास क्या है? 0.15। so ये almost 0.0017 का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 का। so this is more nearest one, so we will take this one, that is equal to 0.39. okay, so मेरे पास ये क्या आ जाएगा? that would be equal to 0.39z की वैल्यू हमारे पास आ रही थी। क्योंकि लेफ्ट साइड पे एज वी नो दैट ऑन x एक्सिस दिस इज नेगेटिव साइड, दिस इज पॉजिटिव साइड, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव के अंदर आ जाएगी। सो मुझे अब x निकालना है, सो दैट मींस z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सो z क्या आ जाएगा? माइनस 0.39 एंड दिस इज फ्रैक्शन इज इक्वल टू x हमें कंप्यूट करना है, म्यू हमें गिवन है 140, sigma में given है 25, so do the cross multiplication, we will get the x. Similarly, we will calculate P78 के against हमें x निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा? That would be in a normal curve, so mu over here, so over here हमें x निकालना है क्योंकि up to 50%, so यहाँ तक 70, so ये entire area किसके बराबर है? 0.78 के। Okay, so मुझे x निकालना है, as we know that this part is equal to 0.5, so 0.78 में से 0.5 निकालूंगा तो इट मीन ये वाला एरिया जो है फ्रॉम म्यू टू x कितना आ जाएगा? 0.28। सो अब मुझे 0.28 के अगेंस्ट जो है वो z की वैल्यू निकालनी है। सो दैट मीन दिस एरिया इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x इज इक्वल टू 78%। ओके, सो दिस इज 78% हमारे पास उसके बराबर है। सो मुझे इस x को निकालने के लिए अगेन 0.28 के अगेंस्ट जो वो वैल्यू देखनी है। सो 0.28 जो है वो अगर आप देखें दैट वुड बी इक्वल टू, सो दिस इज 0.23, दिस इज 0.06, सो ये करीब 3 है, सो हम इसको पिक कर लेते हैं। सो 0.77। ओके, सो दैट मीन जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा पॉइंट z का 0.77, और ऑब्वियसली ये वाला z पॉजिटिव में होगा क्योंकि राइट साइड पे लाई कर रहा है। सो अगेन हम क्या करेंगे? z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सो z की वैल्यू हो गया कि 0.77 इज इक्वल टू x हमारे पास क्या आ गया जी? जो हमें निकालना है, म्यू हमारे पास है 140, sigma at 25, so do the cross multiplication and you would be able to calculate the value of x. Okay, similarly q1 basically that is equal to पॉइंट P25 के बराबर है। सो इट मीन जैसे हम P25 निकाल सकते हैं उसी तरीके से वो Q1 के बराबर होगा, और Q3 इज इक्वल टू P75। सो ये आप खुद से जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो वी विल डिस्कस इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ओके जी, लेट्स डू अनदर एग्जांपल ऑफ द इनवर्स मेथड। ओके, सो इसमें हमें वो क्या कह रहा है कि हमें जो है वो सिग्मा गिवन है, राइट, which is equal to 5, बट मुझे म्यू कैलकुलेट करना है, और वो कह रहे हैं 1.5% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी लेस देन 40। सो दैट मीन अगर मैं इसको लिखूं कि x इज लेस देन 40, कितना एरिया है उसने बताया जी?
1.5%, which means 0.0015 के इक्विवेलेंट है। ओके, सो हमें ये गिवन है और हमने इसके अगेंस्ट म्यू निकालना है। सो रिमेंबर दैट कि हमारे पास क्या आ जाएगा जी, दिस इज इक्वल टू नॉर्मल कर्व वेयर वी हैव द म्यू हमें कैलकुलेट करना है और x इज लेस देन 40। तो अब जब आपने अब ये देखना कि ये एरिया ग्रेटर वाला है, मीन राइट साइड वाला है या लेफ्ट साइड वाला है, सो वो हमें कहां से पता चलेगा, इस सिंबल से। अगर लेस देन है तो आपने लेफ्ट टू राइट जो है वो एरिया को मेजर करना है। सो 15% मीन 1.5% अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे ये x की वैल्यू है विच इज 40। ओके, ये वाला एरिया हमें पता है विच इज इक्वल टू 0.0015। सो म्यू को निकालने के लिए मुझे ये रिक्वायर्ड है, एज वी नो दैट दिस इज इक्वल टू 0.5। सो 0.5 में से अगर मैं 0.0015 को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.0015 को, so I am getting 0.4985. So this area is equal to 0.4985. Okay, so this area is equal to 0.4985. अब हमने क्या करना है, 0.4985 को Z टेबल में इनवर्स मेथड से अगेन देख लेना है। सो वो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है जी, 0.4985, दैट वुड बी इक्वल टू 0.4985। ओके जी, दैट इज दिस वन। ओके, सो चाहे आप ये वाली ले लें चाहे आप ये वाली ले लें, दोनों को भी लिया जा सकता है, विच इज 2.9 again above क्या जी 6 as well as 7, so we can take both 2.967. okay, so that would be equal to 2.967. so हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई z की वैल्यू आ गई। सो दैट मीन मुझे अब जो है वो म्यू निकालना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सो z आ गया जी 2.967 और x मेरे पास है 40। ओके, और म्यू मेरे पास क्या है जी, हमें मुझे इसको निकालना है, सिग्मा है 5। सो अगेन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ म्यू। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सिमिलरली अब हमने इसको इस्तेमाल करते हुए जी म्यू निकालना है। सो दैट इज इक्वल टू 33% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी ग्रेटर देन 100। सो दैट मीन हमें क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 100 का जो एरिया है वो कह रहा है जी 33% है। ओके, सो अगेन अब अगर हम नॉर्मल कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास म्यू यहाँ पे है, तो ये 33% लेस वाला एरिया क्यों ना, ये ग्रेटर देन वाला, क्योंकि ग्रेटर है तो हम राइट टू लेफ्ट एरिया मेजर करना स्टार्ट करेंगे। और 33% ऑब्वियसली वी नो दैट टिल म्यू ये 50% है, तो यहाँ पे कहीं पे x लाई कर रहा होगा विच इज इक्वल टू 100, और इसका ये अबव एरिया जो है किसके बराबर है, 33% के, और यू कैन से 0.0015